नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का study.com के YouTube चैनल पर। मैं ज्योति शर्मा आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये पटवार का सिलेबस का आपका एक अभिन्न पहलू है, अभिन्न हिस्सा है। और इस हिस्से में पारिस्थितिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पर्यावरण हमने पढ़ चुके हैं। तो पारिस्थितिकी में हमारा जो पिछली क्लास का टॉपिक था वो क्या था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, आपका पारितंत्र क्या होता है, ठीक है। पारितंत्र के बारे में हमने पढ़ा है। इस पारितंत्र में जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब देखिए अगला जो अपना पॉइंट है, इसी में अगला फैक्टर वो कौन सा है? ऊर्जा का है। ऊर्जा है, क्या है ये? एनर्जी है। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में एनर्जी का क्या रोल होता है, एनर्जी कहाँ से आती है, कौन इसको उत्पादित करता है, किस प्रकार से ये आपकी उपभोक्ता के शरीर में जाती है, कैसे ये अपघटक के शरीर में जाती है, ठीक है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक क्या रहेगा? ऊर्जा या एनर्जी। किस प्रकार से आपके पारिस्थितिकी में ऊर्जा रहती है, ऊर्जा का रोल क्या रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहीं से हेडिंग डालिएगा आप सभी, ऊर्जा या एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा या एनर्जी जो है ये बनाता कौन है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि पारिस्थितिकी में या अपने बायोस्फीयर में जो जैव मंडल है आपका, उसमें ऊर्जा का निर्माण या अपने भोजन का निर्माण स्वयं कौन करते हैं? सिर्फ उत्पादक करते हैं, सिर्फ प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि उत्पादक ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा या अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, या इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। ये क्लियर था हमारा। अब देखिए यहाँ पर जब ये उत्पादक, ये प्रोड्यूसर्स इस ऊर्जा का निर्माण जब स्वयं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो आपके उपभोक्ता है, ये उपभोक्ता उत्पादकों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं या उत्पादकों से क्या करते हैं? ये ऊर्जा लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि उपभोक्ता भोजन एवं ऊर्जा के लिए, उपभोक्ता भोजन एवं ऊर्जा के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हैं हमारे ऊर्जा में। अब देखिए ऊर्जा, ठीक है, आप उत्पादक कहाँ से ले रहे हैं, सॉरी उपभोक्ता कहाँ से ले रहे हैं? उत्पादकों से आपकी ऊर्जा ले रहे हैं। उत्पादक स्वयं से ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो ये उत्पादक स्वयं से ऊर्जा का निर्माण करते कैसे हैं, ये पॉइंट हमारे समझना है। दूसरी बात, जब उपभोक्ता उत्पादकों से ऊर्जा ले रहे हैं तो उनके शरीर में ऊर्जा कहाँ संचित होती है, किस रूप में ये संचित होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अगला पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट हो गया आपका? ओके, देन अब देखते हैं यहाँ पर कि उत्पादक ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं। तो अपनी हेडिंग वही है, ऊर्जा। ऊर्जा में ही पढ़ रहे हैं हम ये सभी। अगला पॉइंट है अपना कि उत्पादक ऊर्जा का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण मतलब आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है आपका कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उत्पादक बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। और इस ऊर्जा का निर्माण वो कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, या इसे आप क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसे आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आती है कि जो पादप होते हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या बोलते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वायुमंडल से क्या लिए इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड ली है। मृदा से ये क्या लेते हैं, जल लेते हैं। आप सिंचित करते हो, सिंचाई करते हो पादपों की या भूमि की, तभी तो वहाँ पे जल पहुँचता है। तो वायुमंडल से क्या लिया इन्होंने, CO2 ली है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये कहाँ से आती है CO2, तो CO2 आती है आपकी कहाँ से, वायुमंडल से। H2O कहाँ से आता है, जल, ये आपका आता है धरती से, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर CO2 और H2O मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये दोनों प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में, प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में और हरित लवक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, हरित लवक, इसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये CO2 और H2O प्रकाश किसका, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिख लीजिए आप, सूर्य का प्रकाश एवं हरित लवक की उपस्थिति में ये दोनों किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज के एक अणु का। ये क्या है आपका, ग्लूकोज है, तो ये इसका निर्माण करते हैं। और यहाँ पर एक्सेसिव में क्या निकलती है, O2 निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो ये है आपकी किसकी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इसके माध्यम से जो हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं वायुमंडल से, H2O ले रहे हैं आपकी पृथ्वी से, धरती से, जमीन से आप सिंचाई के माध्यम से उन्हें दे रहे हैं। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ये किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। और इस ग्लूकोज को आप क्या कहते हो, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम अणु। ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम अणु है। क्या है ये, सरलतम अणु है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन निकल रही है C6H12O6, ये जो क्या है ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ में ये क्या ऑक्सीजन निकल रही है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, देखिए इस ऑक्सीजन का स्रोत इस पूरी रिएक्शन में क्या है, H2O है। ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, H2O के विघटन से मिल रही है आपको। ये O2 कहाँ से निकल रही है, जल का जो विघटन हो रहा है उस जल के विघटन से क्या निकल रही है, O2 निकल रही है। तो ये हो चुके हैं आपकी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। उसके बाद में देखते हैं कि जब ये उत्पादक ऊर्जा का निर्माण कर लिए, इस प्रकार से आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और वो ऊर्जा का निर्माण इस रिएक्शन के माध्यम से करते हैं। ये अभिक्रिया है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। और ये क्या है, ग्लूकोज, उनके द्वारा बनाया गया भोजन है। किनके द्वारा बनाया गया भोजन, पादपों के द्वारा उनकी ऊर्जा या भोजन, जिसे जो भी आप कहते हैं इसको, वो ग्लूकोज है, ठीक है। अब जो आपके उपभोक्ता खाएंगे, क्या खाएंगे, कंज्यूमर जो इसको ग्रहण करेंगे वो किसको करेंगे, ग्लूकोज को ग्रहण करेंगे। तो देखिए पादप ये भोजन बना लिया, पादपों ने ये भोजन जब बनाया तो पादपों में ये भोजन किसके रूप में संचित रहता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पादपों द्वारा बनाया गया भोजन पादपों द्वारा बनाया गया भोजन फ्लोएम द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा पौधे के हर भाग में पहुंचता है, पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। फ्लोएम द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचता है, ठीक है। ये क्या हो गया है आपका, ये फ्लोएम का उपयोग हो गया है, जो भोजन को हर एक पत्ती में, हर एक ब्रांच में जो आपका पौधा है, प्लांट है, उसमें भेजेगा। उसके बाद में देखिए ये जो आपकी ऊर्जा है, ये ग्लूकोज है, ये पौधे में स्टार्च के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में संचित रहती है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में संचित रहती है, स्टार्च के रूप में संचित रहती है, ठीक है। ये हो गया आप सभी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये ऊर्जा में किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसमें भी ये संचित कैसे रहती है पौधे में इसका फ्लो किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, नाम है ये फ्लोएम, ठीक है।
हो गया आप सभी का? ओके देन अब आगे करते हैं हम कि उपभोक्ता जब इसको ग्रहण करते हैं, जब उपभोक्ता आहार के रूप में उत्पादकों को ग्रहण करते हैं तो ये ऊर्जा, ये ग्लूकोज के रूप में उनके शरीर में किस प्रकार से जाता है तो वो देखेंगे हम। देखिए, जब उपभोक्ता उत्पादकों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, जब उसको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ जाता है? ये ग्लूकोज जाता है उपभोक्ता के शरीर में। कहाँ जाता है? उपभोक्ता की बॉडी में, उपभोक्ता के शरीर में जाता है। अब देखिए, उपभोक्ता के शरीर में जाकर ये क्या करता है? उपभोक्ता के शरीर में जाने के पश्चात ये किसके रूप में संचित हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पौधे में जो आपका भोजन है वो किसके रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। लेकिन जीवों में ये किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और कहाँ होता है ये भी तो आपको कॉन्सेप्ट है ना। तो ये ग्लाइकोजन, देखिए ग्लाइकोजन के रूप में जो ऊर्जा निकलेगी, ग्लाइकोजन का आप पाचन करोगे उसके बाद में जो ऊर्जा निकलेगी, तो ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा मिल रही है इस भोजन को पचाने से, भाई उपभोक्ता आहार के रूप में उत्पादकों को लेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाएगा। फिर क्या निकलेगी? यहाँ से ऊर्जा निकलेगी। और ये ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो ये ऊर्जा कहाँ संचित होती है? आपके जो जीव की कोशिका होती है, जीव की जो कोशिका होती है उस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संचित होती है? जीव की कोशिका के कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। कहाँ संचित होती है? जीव की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हो? पावर हाउस ऑफ कोशिका। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। सेल का, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और इस पावर हाउस में क्या संचित हो जाती है? ये ऊर्जा जाके संचित हो जाती है। किस रूप में संचित होती है वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित होती है। किसके रूप में संचित होती है? एटीपी अणुओं के रूप में। किसमें संचित हो रही है ये ऊर्जा? एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो रही है। और इस एटीपी अणुओं का नाम है, इधर लिख देते हैं आप सभी के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है उनका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका नाम है। एटीपी अणुओं का ये जो ऊर्जा है वो एटीपी अणुओं के रूप में किसके रूप में संचित हो रही है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में संचित हो रही है। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु किस प्रकार से होते हैं वो समझिएगा। ये एक ए होता है और 3 क्या है आपके? फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये एक प्रत्येक फॉस्फेट ग्रुप जब टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? 7.2 किलो कैलोरी। ये 2 फॉस्फेट बंध है यहाँ पर, एक तो एक के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 फॉस्फेट बंध हो गए। दोनों फॉस्फेट बंधों के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 7.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है जब ये बंध टूटेगा। ये ऊर्जा कब मुक्त होगी? इस बंध के टूटने पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक फॉस्फेट बंध के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 7.2 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न उल्टा पूछ ले, उल्टा किस प्रकार से? उल्टा इस प्रकार से पूछ ले कि एक एटीपी अणु के टूटने पर, एक एटीपी अणु के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये आप बता सकते हो कि एक एटीपी अणु में कितने बंध होते हैं? 2 फॉस्फेट बंध होते हैं। दोनों को मिलाकर कितनी ऊर्जा हो जाएगी? 14.4 किलो कैलोरी। कितनी हो जाएगी? 14.4 किलो कैलोरी हो जाएगी। तो देखिए, ऊर्जा सबसे पहले कहाँ बनती है? उत्पादकों में बनती है। उत्पादकों से उपभोक्ता उसको ग्रहण करता है। उत्पादकों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में संचित रहती है। उपभोक्ता में वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। जब ग्लाइकोजन टूटता है तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? आपके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हो? सेल का पावर हाउस कहते हो। और सेल के पावर हाउस में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित होती है। एटीपी अणुओं में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 2 फॉस्फेट बंध होते हैं। एक फॉस्फेट बंध के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 7.2 किलो कैलोरी। और अगर एक एटीपी अणु टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 14.4 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर एक और फैक्ट है जो आपको मैं बता देती हूँ कि एक कैलोरी में 4.186 जूल ऊर्जा होती है। कितनी होती है?
4.186 जूल ऊर्जा होती है और 1 किलो कैलोरी में कितनी हो जाएगी? 4186 जूल। ठीक है, तो ये दो फैक्ट है, इन दोनों को स्टार वाले फैक्ट हैं, अच्छे से याद कर लेना इनको, 5 स्टार फैक्ट है ये। ठीक है, ये हो गया आप सभी का कि ऊर्जा किस रूप में होती है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऊर्जा जो है वो उत्पादकों से कहाँ जाती है? उपभोक्ताओं में जाती है। किस प्रकार से जाती है वो समझ में आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया आप सभी का। ठीक है, अब देखिए आगे इसको देखते हैं हम कि ये ऊर्जा क्या उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक जा रही है तो क्या किसी स्तर के रूप में जाती है? तो बिल्कुल जाती है। जो ऊर्जा जैसे जैसे स्थानांतरित होती है एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, तो उसे क्या कहा जाता है? पोषण स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है, पोषण स्तर उन्हें कहा जाता है। अब ये देखिए पोषण स्तर क्या होते हैं। देखिए पहला क्या आता है? पोषण स्तर। इसे आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अभी ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं तो वो समझिएगा ध्यान से। ट्रॉपिक लेवल वो होते हैं, पोषण स्तर वो होते हैं जब आपका जो ऊर्जा है वो कहाँ जाती है? उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर जाती है। देखिए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण में ऊर्जा का वह स्तर जहां उपभोक्ता के वर्ग में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता के वर्ग में परिवर्तन होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जीवधारी है, मान लीजिए जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, आपका क्या है? घास क्या है? उत्पादक है। इस घास को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। ये इसको घास को देख लीजिए कौन खा रहा है? इस घास को खा रहा है आपका क्या? मेंढक खा रहा है। क्या खा रहा है? इससे भी पहले अपन क्या लिख सकते हैं? इस घास को क्या खा रहा है आपका? टिड्डा खा रहा है। क्या खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। आपने सबसे पहले क्या लिया? घास ली, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है। मेंढक को कौन खा रहा है आपका? मेंढक को मान लीजिए बिल्ली खा रही है। मेंढक को कौन ने खा लिया? बिल्ली ने खा लिया। या मान लीजिए मेंढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया। सांप को मोर ने खा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर अलग अलग वर्ग हो गए, अलग अलग जीव हो गए। तो ये जो आपकी एक श्रृंखला बन गई है, एक चेन बन गई है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता की ओर। तो ये जो चेन बन गई है, इस चेन को आप क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इस खाद्य श्रृंखला का ये जो प्रत्येक स्तर होता है, ये जो प्रत्येक स्तर है इस खाद्य श्रृंखला का, ये प्रत्येक स्तर क्या कहलाएगा? पोषण स्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण स्तर कहलाएगा प्रत्येक स्तर। और इस पोषण स्तर को आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी फटाफट से। ठीक है, अब देखते हैं हम खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ये हो गया सभी का। ठीक है, आगे देखिएगा, पोषण स्तर हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो पोषण स्तर जैसे आपने देखा कि आपकी खाद्य श्रृंखला मैंने आपको बना के बता दी है, लेकिन ये जिस खाद्य श्रृंखला में आपका जो प्रत्येक जीव स्तर है, यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं? खाद्य श्रृंखला देख रहे हैं। अब की खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो इस खाद्य श्रृंखला में इसे आप बोलते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस खाद्य श्रृंखला में, इस फूड चेन में
फूड चेन का परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, फूड चेन की परिभाषा क्या होगी कि खाद्य श्रृंखला में जो प्रत्येक पोषण स्तर होता है, जो प्रत्येक जीवधारी होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, क्या वो भोजन एवं ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और भोजन ये ऊर्जा के लिए ये जो निर्भरता है उनकी, जैसे उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर करेंगे, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करेंगे। तो ये जो निर्भरता है जब ये क्रमिक रूप में आगे बढ़ती है, एक चेन फॉर्मूला बना लेती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जब प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी भोजन एवं ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं एवं उनकी यह निर्भरता जब क्रमिक रूप में आगे बढ़ती है, ये जो निर्भरता उनकी उपभोक्ता की तृतीयक उपभोक्ता की द्वितीयक पर, द्वितीयक की प्राथमिक पर, प्राथमिक की उत्पादकों पर, ये जो निर्भरता है जब वो क्रमिक रूप में आगे बढ़ती है तो वो क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है वो? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फूड चेन। अब इस फूड चेन का एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख रही हूँ आप सभी के सामने, खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने लिख देती हूँ, वही पुराना वाला लिख रही हूँ। घास को कौन ने खाया? टिड्डा ने। इस टिड्डे को कौन खा रहा है? इस टिड्डे को खा रहा है चूहा। इस चूहे को खा रहा है सांप, और इस सांप को कौन खा रहा है? बाज। ठीक है, तो ये जो निर्भरता है कि बाज की सांप पर, सांप की चूहे पर, चूहे की टिड्डे पर, और टिड्डे की किस पर? घास पर। तो ये निर्भरता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आपकी जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, वो भी क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। बिल्कुल समझ में आ गया? इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, ये हो गया आप सभी का। अब अगले वाला पॉइंट है हमारा क्या? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? खाद्य जाल है। इसे आप क्या कहते हैं? फूड वेब। क्या कहते हैं इसे आप? फूड वेब कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है। खाद्य जाल में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाऊंगी खाद्य श्रृंखला के। ठीक है, तो ये खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, आप ये समझ रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, जो आपका फूड वेब होता है, खाद्य जाल होता है, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक स्थान पर होती है या एक ही पारिस्थितिकी में होती है, तो जब एक खाद्य श्रृंखला का जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव में संक्रमण कर जाए, मतलब मैं आपके यहाँ पर कुछ खाद्य श्रृंखलाएं लिख रही हूँ। जैसे सबसे पहले अपनी पहली वाली कि घास है, इस घास को कौन खाएगा? इस घास को खाएगा आपका चूहा। इस चूहे को कौन खा रहा है? इसे सांप खा रहा है। और इस सांप को कौन खा रहा है? इस सांप को बाज खा रहा है। कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। ये पहली थी। इसके बाद में दूसरी देखिएगा, घास है, इस घास को कौन खा रही है? बकरी खा रही है। कौन खा रही है? बकरी खा रही है। बकरी को कौन खा रहा है? भेड़िया खा रहा है। कौन खा रहा है? भेड़िया खा रहा है। इस भेड़िए को कौन खा रहा है? बाघ खा रहा है। ये हो गई दूसरी। अगली देखिएगा, अगली में इस प्रकार से है, आपके पास घास है या हरे पेड़ पौधे। घास की जगह आप उत्पादक भी लिख सकते हो, हरे पेड़ पौधे भी लिख सकते हो। इस घास को आपकी कौन खा रहा है? इस घास को खा रही है आपकी बकरी। ठीक है, इस बकरी को कौन खा रहा है? इस बकरी को खा रहा है आपका कुत्ता। इस कुत्ते को कौन खा रहा है? आपका भेड़िया खा रहा है। और इस भेड़िए को कौन खा रहा है? इस भेड़िए को शेर खा रहा है।
ठीक है, ये आपकी खाद्य श्रृंखला हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा, या फिर इसकी जगह मैं एक ही लिख देती हूँ, गाय लिख देती हूँ। इस घास को गाय ने खाया और गाय को किसने खा लिया, भेड़िए ने खा लिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस भेड़िए को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे इसको मिटाकर, इस खाद्य श्रृंखला को मिटाकर ये जो भेड़िया है इस गाय को खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। तो ये आपकी एक खाद्य श्रृंखला थी। इस गाय को डायरेक्ट मान लीजिए शेर ने खा लिया था, ठीक है, तो ये भेड़िया इस गाय को भी खा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो बकरी है, ये बकरी को ये सीधा शेर भी तो खा सकता है, बिल्कुल, तो एक दूसरे में हो गई। ये बकरी इस घास को भी खा सकती है, ये भेड़िया, ये जो बाज है आपका, ये बाज इस भेड़िए को भी खा सकता है। तो क्या संक्रमण हो चुका है, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं हैं आपकी, क्या है, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं हैं। और इन खाद्य श्रृंखलाओं में जो पोषण स्तर के जीव है वो एक खाद्य श्रृंखला से दूसरी खाद्य श्रृंखला में क्या कर रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं। और इनका संक्रमण जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, खाद्य जाल जितना ज़्यादा जटिल होता है, आपकी पारिस्थितिकी उतनी ज़्यादा स्थायी होती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि जब एक खाद्य श्रृंखला के जीव अन्य खाद्य श्रृंखलाओं में संक्रमण करते हैं, तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, खाद्य जाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपके खाद्य जाल का निर्माण होता है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप सभी लोग। खाद्य जाल का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं लिख रही हूँ, ये आपका एग्जाम्पल हो गया है खाद्य जाल का। यहाँ पर देखिए इसके फैक्ट्स कि खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिकी उतनी अधिक स्थायी होगी, पारिस्थितिकी उतनी अधिक स्थायी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका खाद्य जाल का हो गया। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए एक बार आप, आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखाती हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप सभी लोग। ठीक है, हो गया आप सभी का। अब इसको मिटाने के बाद में एक और आपको मैं लिखा रही हूँ, एक और एग्जाम्पल है किसका, आपका खाद्य जाल का ही एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि आप सभी को बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, हरे पेड़ पौधे। क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं। अब इन हरे पेड़ पौधों को क्या बकरी खा सकती है, बिल्कुल खा सकती है ये बकरी भी। इन हरे पेड़ पौधों को क्या खरगोश खा सकता है, तो बिल्कुल खा सकता है वो खरगोश। क्या इन हरे पेड़ पौधों को चूहा खा सकता है, तो बिल्कुल खा सकता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे आपके सारे। अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता में इस बकरी को क्या सियार खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। क्या ये सियार इस खरगोश को भी खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। इस सियार को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट ये है कि इस चूहे को किसने खाया, इस चूहे को सांप ने खाया। और इस सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। अब यहाँ पर देखिए इस चूहे को और इस खरगोश को जंगली बिल्ली खा रही है आपकी, मान लीजिए। कौन खा रही है आपकी, जंगली बिल्ली खा रही है, ठीक है। किसको, उस चूहे, और जंगली बिल्ली को कौन खा रहा है, आपका शेर खा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से जटिलता बढ़ चुकी है इसकी कि हरे पेड़ पौधे, 3 श्रृंखलाएं ली थी मैंने स्टार्टिंग में। अब एक श्रृंखला का जो जीवधारी है दूसरी श्रृंखला में क्या संक्रमण कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये जितना ज़्यादा जटिल होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ज़्यादा आपकी पारिस्थितिकी क्या होगी, स्थायी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो लिख रहे हैं वो उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके फटाफट से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट है आपके पास, एक है जैव संचयन, बायो अक्यूमुलेशन। तो ये पढ़ते हैं कि आपके पास ये पॉइंट क्या कहते हैं या फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है,
तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या है हमारा, बायो अक्यूमुलेशन है, जैव संचय है। तो पहला नंबर क्या है अपना, जैव संचयन। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा दूसरा नंबर का, वो क्या है, जैव आवर्धन। वो क्या है, जैव आवर्धन है। इसे आप क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो आपका जैव संचय है वो जैव संचय क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए जैव संचय का मतलब है कि जब आपकी खाद्य श्रृंखला है, कोई क्या है, खाद्य श्रृंखला है, इस खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से, इस खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से प्रदूषक पदार्थ क्या है, जैव संचयन क्या है, बायो अक्यूमुलेशन क्या है, कि जब आपका एटमॉस्फेयर से, जब आपके पर्यावरण से, जब आपके वायुमंडल से, एनवायरनमेंट से इस खाद्य श्रृंखला में कोई प्रदूषक पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल आपकी भारी धातुएं हो गई, मरकरी हो गया, लेड हो गया, आपके आर्सेनिक हो गया, ये प्रदूषक पदार्थ जब खाद्य श्रृंखला में संक्रमण कर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आप, उसे क्या कहते हैं आप, जैव संचयन कहते हैं, बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये संचयन अलग अलग प्रकार का होता है। जो जीवधारी है पहले वो उसको खाएंगे या पर्यावरण से किसी प्रकार से लेंगे उन प्रदूषकों को, उसके बाद में उसको अन्य जीवधारी या अन्य पोषण स्तर पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैव आवर्धन का मतलब क्या हुआ, तो जैव आवर्धन का मतलब देखिए क्या होता है कि जब प्रदूषक पदार्थ एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं, तो प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है, और इसे ही आप क्या कहते हैं, और इसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि जैव संचयन क्या है और जैव आवर्धन क्या है। देखिए पारिस्थितिकी में क्या पाई जाती है, आपकी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। उन खाद्य श्रृंखलाएं में यदि पर्यावरण से प्रदूषक पदार्थों की एंट्री हो जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे, जैव संचयन कहेंगे। मतलब उस पोषण स्तर में क्या आ चुका है, प्रदूषक की उपस्थिति हो चुकी है। लेकिन जब वो प्रदूषक एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे तो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनकी सांद्रता है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे आप, जैव आवर्धन कहेंगे। ये दो टॉपिक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सभी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज। सबसे पहले पढ़ा है हमने ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है, ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने पढ़ा है आपके खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं। क्या पढ़ा है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, आपकी फूड चेन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा है खाद्य जाल क्या होता है, आपका फूड वेब क्या होता है। फिर हमने पढ़ा है कि बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, वो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, एक नाम बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, पिरामिड का। किसका, पिरामिड्स का नाम बताया था मैंने आपको। ये जो पिरामिड है, इन पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिड क्या होते हैं, किसके आधार पर पढ़ते हैं, संख्या के आधार पर क्या होते हैं, ये जीवभार के आधार पर क्या होते हैं, ऊर्जा के आधार पर क्या होते हैं। उसके बाद में पारिस्थितिकी निके, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी, ठीक है। पारिस्थितिकी विभिन्न प्रकार होते हैं, अल्फा बीटा गामा पारिस्थितिकी होती है। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैव विविधता के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को एक काम जो करना है, इंपॉर्टेंट काम है कि जो अपना study.com चैनल है, नाम क्या है चैनल का, study.com है चैनल का नाम, है हमारा क्या, study.com। इस चैनल को क्या करना है, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय।